अध्याय 77 मैट्रिकुलेशन टेस्ट। पूरे दिन इंतजार करने के बाद वान फी को कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। उनका संदेश समुद्र में डूबती चट्टान की तरह था। अंत में वह मदद नहीं कर सकी, लेकिन एक और संदेश भेजा, लेकिन एक बार फिर उसे कोई उत्तर नहीं मिला। उससे अनभिज्ञ झो वेन ने पहले ही मंच बंद कर दिया था और दूर खेल रहा था। वह नहीं जानता था कि बुद्धि सूत्र की लघु पारमिता को विकसित करने के लिए किस शारीरिक संरचना की आवश्यकता है, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से उसका उत्तर देने में सक्षम नहीं था। हालांकि वह दूसरे व्यक्ति को यह नहीं बताना चाहता था कि उसे कोई जानकारी नहीं है। उन्होंने उत्तर न देने का निर्णय लिया क्योंकि भविष्य में उन्हें दूसरे पक्ष से और अधिक सीखने का मौका मिल सकता था। लेकिन इसने केवल वान फी को यातना देने का काम किया। ऐसा इसलिए था क्योंकि डायमेंशनल फोरम के पास ऑनलाइन स्थिति का कोई संकेत नहीं था, न ही जांच करने का कोई तरीका था। इसलिए वह नहीं जानती थी कि झो वेन ऑनलाइन था या नहीं। वह बस इंतजार जारी रख सकती थी। अचानक आवाज आने पर वान फी ने तुरंत अपना फोन उठाया और उसने देखा कि नंबर फ्लैश हो रहा है। छोटी फी, क्या तुमने जहर की पहचान का पता लगा लिया? फोन पर एक आदमी की आवाज आई। क्षमा करें जनरल शेन। उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। मैं भी अस्थायी रूप से उसकी पहचान का पता लगाने में असमर्थ हूं, वान फी ने कुछ देर रुकने के बाद कहा। जनरल शेन, क्या हम मंच के माध्यम से उसकी भौगोलिक स्थिति का पता लगा सकते हैं? डायमेंशनल फोरम झांग परिवार के अधीन है। आप जानते हैं कि वे कैसे हैं। जब तक कांग्रेस इसे मतदान के माध्यम से पारित नहीं कर देती, हम उनसे जानकारी प्राप्त करने का कोई तरीका नहीं है। ये नामुमकिन है। झांग मेरा मनोरंजन भी नहीं करेंगे। जनरल शेन ने आगे बढ़ने से पहले एक पल के लिए सोचा। चुनकी पॉइजन को बुद्ध शहर और छोटे बुद्ध मंदिर के साथ साथ पत्थर की सीढ़ियों के रहस्य के बारे में पता है। इसका मतलब है कि वह वहां रहा होगा। ये स्थान हाल ही में खोजा गया आयामी क्षेत्र है, इसलिए बहुत से लोग वहां नहीं गए हैं। हमारे सैन्य कर्मियों के अलावा केवल सनसेट कॉलेज के छात्र और शिक्षक हैं। इस एंगल से इसकी जांच करें। चाहे कुछ भी हो, तुम्हें जहर ढूंढना ही होगा। हाँ, वान फी ने फोन रख दिया और सोचा कि वह कैसे शुरुआत कर सकती है। काफी संख्या में छात्र और शिक्षक बुद्धा सिटी में प्रवेश कर चुके थे, इसलिए यह पता लगाना आसान काम नहीं था कि वे सभी कौन थे। सुबह सुबह झो वेन और ली हुआन ने कक्षा के लिए सूचना दी। सनसेट कॉलेज ने एक ऐसी शिक्षा प्रणाली का उपयोग किया जो आधी प्रतिबंधित सैन्य प्रथाओं का पालन करती थी। ये सामान्य विश्वविद्यालय से भिन्न था। यहाँ ऐच्छिक और अनिवार्य कक्षाओं के बीच कोई अंतर नहीं था। उन्हें केवल एक शिक्षक के पाठ में भाग लेने की आवश्यकता थी। वे अपनी रुचि के आधार पर अन्य शिक्षकों की कक्षाओं में भाग ले सकते थे। ली हुआन और झो वेन को वान फी की कक्षा में नियुक्त किया गया था और वह आज काफी दुखी मूड में थी। कक्षा में प्रवेश करने के बाद उसने देखा कि सभी नए विद्यार्थी सुस्त दिख रहे थे। उसने अपने मुंह के सिरों को थोड़ा मोड़ने से पहले अपने होठों को सिकोड़ लिया। छात्रों, आज से मैं आपका परामर्शदाता बनूंगा। मुझे अपना परिचय देने दो। मेरा नाम वान फी है। वान फी ने बोर्ड पर अपना नाम लिखा। जब छात्रों को एहसास हुआ कि वह 20 साल की है, तो स्टॉकिंग्स के साथ ग्रे प्रोफेशनल ब्लेजर पहनकर एक परिपक्व महिला की कामुकता प्रदर्शित कर रही है, जिसकी तुलना महिला छात्राएं नहीं कर सकती, तो कुछ साहसी छात्रों ने खुशी जताई। ली जुवान स्पष्ट रूप से साहसी लोगों में से एक थी। उन्होंने पुकारा, मिस वान, क्या आपको पकड़ लिया गया है? यदि आप नहीं हैं, तो आप मुझ पर विचार कर सकते हैं। ली हुआन की बातें सुनकर कई छात्र हंस पड़े। कई छात्रों ने हल्ला गुल्ला भी किया। वान फे ऐसी स्थितियों के आदी लग रहे थे और उन्होंने इसके बारे में कुछ भी नहीं सोचा था। उसने ली हुआन पर नजर डाली और कहा, बेशक, लेकिन सबसे पहले आपको मेरे अधीन रहते हुए स्नातक होने में सक्षम होना होगा। ठीक है, ये सनसेट कॉलेज है। सूर्यास्त शब्द हमारे लिए एक चेतावनी है कि समय कीमती है। हमारे स्कूल का उद्देश्य समय को संजोना है। अब मैं आपको आपका पहला मैट्रिकुलेशन होमवर्क सौंपूंगा। यह आपकी पहली परीक्षा भी होगी। 10 दिनों के भीतर एक राक्षसी जनरल को मार डालो। प्रत्येक टीम को अधिकतम 4 लोगों की ही अनुमति है। हत्या 90 सेकंड के अंदर करनी होती है। यदि आप परीक्षा पूरी करने में विफल रहते हैं, तो आपको स्कूल से निष्कासित कर दिया जाएगा। फिर आप अपने लिए अन्य अवसर तलाश सकते हैं। स्कूल आपके लिए अन्य सामान्य स्कूलों में आवेदन करने की भी व्यवस्था करेगा। शोरगुल वाली कक्षा तुरंत शांत हो गई। जिन छात्रों को सनसेट कॉलेज में प्रवेश दिया गया था, उनके साथ खिलवाड़ नहीं किया जाना था। कैंपस में पहुंचने से पहले उनमें से कई ने विभिन्न चैनलों के माध्यम से सनसेट कॉलेज की समझ हासिल कर ली थी। कक्षाओं के पहले दिन एक परीक्षा आयोजित करना सनसेट कॉलेज की परंपरा थी।
यह कोई बहुत आश्चर्य की बात नहीं थी। हालांकि 4 लोगों के समूह में 90 सेकंड के भीतर एक राक्षसी जनरल को मारना काफी कठिन था। सनसेट कॉलेज में कई आयामी क्षेत्र थे, इसलिए विशिष्ट मैट्रिकुलेशन परीक्षण में एक निश्चित संख्या में नश्वर आयामी प्राणियों को मारना था, लेकिन एक राक्षसी जनरल एक पौराणिक आयामी प्राणी था। हालांकि यहाँ के सभी छात्र कुलीन थे, उनमें से अधिकांश नश्वर अवस्था में थे। नश्वर चरण में 4 छात्रों की संयुक्त सेना के माध्यम से एक पौराणिक आयामी प्राणी को मारना आसान नहीं था। इसके अलावा दानवीकृत जनरल अकेले नहीं दिखाई दिए। उनके आसपास बहुत सारे नश्वर चरण के राक्षसी सैनिक होंगे, जिससे कठिनाई बढ़ जाएगी। अधिकांश छात्र संभवतः 4 के समूह में 90 सेकंड में एक को मारने में असमर्थ थे। मिस वांग, हमने अभी अभी मैट्रिक पास किया है और कुछ भी नहीं सीखा है। क्या हमारे लिए एक राक्षसी जनरल को मारना बहुत कठिन नहीं है? एक छात्र ने संदेह जताया। क्या मैंने तुम्हें सीखने के लिए 10 दिन का समय नहीं दिया? जब तक आप प्रयास करने को तैयार हैं, 10 दिन पर्याप्त हैं। यदि आप में इच्छाशक्ति नहीं है तो 100 दिन बेकार होंगे। ये सनसेट कॉलेज है, इसमें आपके पास बर्बाद करने के लिए उतना समय नहीं है। 10 दिनों में एक राक्षसी जनरल को मार डालो या किसी अन्य विश्वविद्यालय में अध्ययन करो। आपकी किस्मत आपके हाथ में है। ठीक है, ये कक्षा शुरू होने से पहले प्रशासन संबंधी मामलों का अंत होगा। आप आधिकारिक तौर पर पाठों में भाग लेना शुरू कर सकते हैं। जहां तक उन कक्षाओं का सवाल है जिनमें आप भाग लेना चाहेंगे, इसका निर्णय आपको करना है। समय सारिणी में विभिन्न परामर्शदाताओं के पाठ का समय दिया गया है। आप उन विषयों को चुन सकते हैं जिनके बारे में आप अधिक जानना चाहते हैं। वान फेई ने जाने से पहले पास दिए, जिससे कमरा अचंभित छात्रों से भर गया। कॉलेज जीवन मेरी अपेक्षा से कुछ अधिक दिलचस्प लगता है। 4 लोगों के समूह में 90 सेकंड में एक राक्षसी जनरल को मारना शायद आसानी से पूरा नहीं होता है। सामान्य छात्रों के लिए तो बिल्कुल भी नहीं, ली हुआन ने झो वेन से फुसफुसाते हुए कहा। अन्य छात्र या तो विलाप करते रहे या बड़बड़ाते रहे। उनकी परीक्षा पिछले वर्षों की सभी मैट्रिक परीक्षाओं में सबसे कठिन थी। डेमोनिस्ट जनरल किस प्रकार का आयामी प्राणी है? झो वेन ने प्राप्त पास को अपने पास रखा और उसका अध्ययन किया। उस पर लिखा था टाइगर केज पास। ली हुआन ने कहा, टाइगर केज पास परिसर के पूर्व में एक आयामी क्षेत्र है। प्राचीन काल में इसे सिहुई दर्रा कहा जाता था। इसके एक आयामी क्षेत्र बनने के बाद बड़ी संख्या में दानवीकृत जनरल और दानवीकृत सैनिक प्रकट हुए। समान स्तर के आयामी प्राणियों में दानवीकृत जनरल और दानवीकृत सैनिक मध्य से ऊपरी स्तर के हैं। कुछ राक्षसी जनरल तो शिखर महान के स्तर तक भी पहुंच जाते हैं। उनसे निपटना बहुत कठिन है। नव मैट्रिक उत्तीर्ण छात्रों के लिए ऐसी मैट्रिक परीक्षा वास्तव में कठिन है। आइए फिर टाइगर केज पास देखें, झो वेन ने गहरी रुचि के साथ कहा। उसकी अन्य कालकोठरियां एक अड़चन तक पहुंच गई थीं। वह फायर गॉड प्लेटफॉर्म के शीर्ष तक पहुंचने में असमर्थ था और वह एंड सिटी में सेंध नहीं लगा सका। अंडरग्राउंड बुद्धा सिटी में खोजने के लिए बहुत कुछ नहीं था, इसलिए एक नया कालकोठरी बनाना एक अच्छा विकास होगा। अध्याय 78 राक्षसी जनरल। एमएस वांग, आपको पिछले 2 वर्षों के विशेष प्रवेश छात्रों के लिए बने परीक्षण का उपयोग सामान्य छात्रों पर नहीं करना चाहिए था, है ना? लियू झेंगियान ने स्कूल कार्यालय के अंदर वांग फी को बताया। ये भूत अहंकार से भरे हुए हैं। यदि उन्हें सबक नहीं सिखाया गया तो भविष्य में उन्हें पढ़ाना आसान नहीं होगा। श्री लियू, निश्चिंत रहें। मुझे पता है कि मैं क्या कर रहा हूं, वांग फी ने बड़े आत्मविश्वास से कहा। वांग फी स्वाभाविक रूप से अपने छात्रों को निष्कासित नहीं करेगी। उसने राक्षसी जनरल को मारने की रणनीति तैयार की थी। जब तक ये छात्र इस पर जानकारी खोजने के लिए कड़ी मेहनत करते थे, तब तक वे उस रणनीति की खोज कर लेते थे जो उन्होंने विशेष रूप से लिखी थी। रणनीति का पूरी तरह से अध्ययन करके 10 दिनों के भीतर राक्षसी जनरल को मारना मुश्किल नहीं था। औसत छात्र ने स्कूल में शोध किया, लेकिन झो वेन स्पष्ट रूप से एक अपवाद था। बिना कोई शोध किए वह और ली हुआन सीधे टाइगर केज पास आयामी क्षेत्र की ओर चले गए। टाइगर केज पास वैसे ही भूमिगत था। स्कूल से अस्थायी पास प्राप्त करने के बाद झो वेन और ली हुआन इसमें प्रवेश करने में सक्षम थे। पास को 10 दिनों में वापस करना होगा, इसलिए उस समय के बाद टाइगर केज पास में दोबारा प्रवेश करना उनके लिए आसान नहीं होगा। ऐसा नहीं था कि स्कूल टाइगर केज पास को सभी के लिए खोलने का इच्छुक नहीं था, लेकिन उसके पास सभी के लिए बहुत कम संसाधन उपलब्ध थे। वास्तविक जीवन कोई खेल नहीं था जहां आयामी जीव मारे जाने के बाद भी पुनः उत्पन्न होते रहेंगे। किसी को नए आयामी प्राणियों के आयामी दरार से बाहर आने का इंतजार करना पड़ता था, और यह प्रक्रिया इन गेम रिस्पॉनेंट की तुलना में बहुत धीमी थी।
इसलिए टाइगर केज पास जैसे आयामी क्षेत्र जो विशेष रूप से छात्रों के लिए तैयार किए गए थे, उन्हें आमतौर पर निश्चित अवधि के लिए उनके लिए खोला जाता था ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इसमें पर्याप्त आयामी जीव होंगे। टाइगर केज पास के बाहर झो वेन ने परिचित हथेली के प्रतीक की खोज की, लेकिन ये बाघ के सिर वाले गेट वाला प्रतीक था। प्रवेश करने से पहले उसने अपने रहस्यमय फोन का उपयोग हथेली के प्रतीक की तस्वीर खींचने के लिए किया और वास्तव में उसने टाइगर केज पास गेम डिंगोन को सफलतापूर्वक डाउनलोड किया। चूंकि वह यहाँ था, उसने देखने के लिए ली हुआन के साथ प्रवेश किया। एक ही कक्षा के कई छात्र भी आए थे। वे भी यहाँ टाइगर केज पास की स्थिति का जायजा लेने आए थे। भूमिगत प्राचीन युद्ध क्षेत्र में राक्षसी सैनिक समूहों में घूम रहे थे। उन्होंने मैले कुचैले कपड़े पहने थे और उनकी आंखें खून से लाल थीं। उनकी काली त्वचा में धात्विक चमक थी। विभिन्न प्रकार के राक्षसी सैनिक भी थे। उनमें से अधिकांश के पास भाले थे जबकि अन्य के पास चाकू और ढालें थीं। उनमें से कुछ के पास धनुष बाण थे। अधिकांश छात्र अपने विभिन्न उच्च विद्यालयों के प्रतिभाशाली थे, इसलिए विशिष्ट राक्षसी सैनिक से निपटना मुश्किल नहीं था। हालांकि आसपास कहीं भी राक्षसी जनरलों का कोई निशान नहीं था। क्या हम आगे बढ़ें और एक राक्षसी जनरल को खोजें ताकि हम आज परीक्षण पूरा कर सकें? ली जुआन ने मुस्कुराते हुए पूछा। शायद एक और दिन। बेहतर होगा कि हम वापस जाएं और टाइगर केज पास के संबंध में जानकारी का अध्ययन करें। झो वेन किसी भी आयामी क्षेत्र को कम नहीं आंकना चाहते थे। ये ब्लेड की धार पर नाचने के बराबर था। हालांकि अब उसके पास दिग्गजों को मारने की क्षमता थी, लेकिन दिग्गज जीव अपनी क्षमताओं में भिन्न थे। कोई भी गारंटी नहीं दे सकता कि कुछ भी गलत नहीं होगा। आप बहुत सावधान हैं। ताकत के बिना हम बस धावा बोलकर काम खत्म कर सकते हैं, ली जुआन ने हंसते हुए कहा। झो वेन ने उसे नजरअंदाज कर दिया और बाहर चला गया। अपने छात्रावास में लौटने के बाद उन्होंने सबसे पहले स्कूल का आधिकारिक पेज लॉन्च किया और टाइगर केज पास के बारे में जानकारी देखी। वान फी जानबूझकर रणनीति पर अड़े रहे, इसलिए झो वेन ने स्वाभाविक रूप से इसे एक नज़र में ही पा लिया। जब उन्होंने इसे लोड किया तो इसमें रणनीति का विस्तृत परिचय था और इसका उपयोग कैसे किया जा सकता है। जब तक कोई एक दूसरे के साथ अच्छा सहयोग करता है, तब तक एक महान राक्षसी जनरल को मारना मुश्किल नहीं था। हालांकि इसने कुछ इंगित किया था। रणनीति में उल्लिखित दानवीकृत जनरल विशिष्ट दानवीकृत जनरल थे। यदि किसी को अपने हेलमेट पर उत्कीर्णन के साथ एक राक्षसी जनरल का सामना करना पड़ता है, तो उसे तुरंत उनसे दूर रहना चाहिए। उपलब्ध जानकारी का अध्ययन करने के बाद झो वेन ने गेम डिंगोन लॉन्च किया और टाइगर केज पास में प्रवेश किया। गेम के ग्राफिक्स लगभग टाइगर केज पास के समान थे, सिवाय इसके कि यह कार्टून जैसा था। यह उतना खूनी और भयानक नहीं लग रहा था। झो वेन की ताकत के साथ सामान्य राक्षसी सैनिकों को मारना आसान था। यहाँ तक कि उनके छोटे समूहों से भी कोई खतरा नहीं था। वह तेजी से आगे बढ़ा और टाइगर केज पास के गेट की दिशा में चला गया। चांदी के पंखों वाली उड़ने वाली चींटी ने साधारण राक्षसी सैनिकों को ऐसे मार डाला मानो वह सब्जियां काट रही हो। ये कई किलोमीटर तक चलता रहा जब तक कि उसने अचानक एक दानव जनरल को एक दानव घोड़े पर भागते हुए नहीं देखा। दानव घोड़ा पूरी तरह से लाल रंग का था। वह आग की लपटों के बादल जैसा लग रहा था और उसकी गति आश्चर्यजनक थी। वह पलक झपकते ही चांदी के पंखों वाली उड़ने वाली चींटी के सामने पहुंच गई। घोड़े पर सवार राक्षसी जनरल असामान्य रूप से हट्टा कट्टा था। इसने काला कवच और हेलमेट पहना था और इसके हाथ में हथियार बेहद अजीब लग रहा था। यह एक भाले जैसा दिखता था, लेकिन भाले की नोक के दोनों किनारों पर दो अर्धचंद्राकार ब्लेड थे। यह 3 मीटर से अधिक लंबा था और पौराणिक पोसीडोन के त्रिशूल जैसा दिखता था। कौवे काले भाले में लाल चमक थी और यद्यपि इसे कार्टून शैली में बनाया गया था, फिर भी यह क्रूरता और प्रभुत्व की भावना देता था। झो वेन की नज़र उसके हेलमेट पर पड़ी और उसने एक गोलाकार नाली देखी। इसमें पेपर शब्द खुदा हुआ था। बूम! राक्षसी जनरल ने अपना भाला उठाया और इसे सिल्वर विंग फ्लाइंग चींटी पर फेंक दिया। भाले की नोक से जलती हुई लपटें निकल रही थीं, जिससे वह अजीब भाला एक जलती हुई आग की तरह दिखाई दे रहा था जो तेज गति से चींटी की ओर बढ़ रहा था। स्पष्टतः यह एक मौलिक ऊर्जा कौशल था। झो वेन के नियंत्रण में सिल्वर विंग फ्लाइंग चींटी ने डेमोनाइज्ड जनरल के जोर से बचने के लिए सिल्वर विंग फ्लैश का इस्तेमाल किया। उसी समय उसने अपना डंक घुमाया और राक्षसी जनरल की आंखों पर सीधा निशाना साधते हुए जादुई सुई से वार किया। गर्जन! राक्षसी जनरल ने दहाड़ लगाए और उसके शरीर से कमल के फूल की पंखुड़ियों जैसी उग्र लहरें निकली। इसने आश्चर्यजनक रूप से जादुई सुई का सामना किया क्योंकि इसने हवा में सिल्वर विंग फ्लाइंग चींटी पर अजीब जलता हुआ भाला फेंका।
झो वेन ने हमले को रोकने के लिए ऊंचाई की दूरी का उपयोग करने की उम्मीद में सिल्वर विंग फ्लाइंग चींटी को जल्दी से ऊंची उड़ान भरी। मारना। चांदी के पंखों वाली उड़ने वाली चींटी 10 मीटर से अधिक की ऊंचाई तक उड़ गई, एक ऐसी ऊंचाई जहां झो वेन ने कल्पना की थी कि अजीब भाला नहीं पहुंच पाएगा। लेकिन उन्हें आश्चर्य हुआ, राक्षस घोड़े पर सवार राक्षसी जनरल ने छलांग लगाए और 10 मीटर से अधिक आकाश में छलांग लगा दी, जिससे उसके और चींटी के बीच की दूरी तुरंत बंद हो गई। राक्षसी जनरल के हाथ में मौजूद अजीब भाला फिर से आग की लपटों की तरह उस पर टूट पड़ा। चांदी के पंखों वाली उड़ने वाली चींटी कम ऊंचाई वाले राजा के रूप में अपने नाम के अनुरूप रही। जैसे ही उसने अपने चारों पंख फड़फड़ाए, वह बिजली की चांदी की तरह हमले से बच गया। हालांकि अगले ही पल एक चौंकाने वाला दृश्य हुआ। राक्षसी जनरल ने एक हाथ से हवा में चांदी के पंखों वाली उड़ने वाली चींटी पर निशाना साधा और उसे चूस लिया। जैसे कि जगह अपनी हथेली की ओर गिर रही थी, चींटी जो कम से कम 2 मीटर दूर थी, राक्षसी जनरल की ओर खींची गई। चाहे वह अपने चारों पंखों को कितनी भी जोर से फड़फड़ाए, वह चूषण से बच नहीं पा रहा था। दरार। अजीब भाला नीचे की ओर फटा और तुरंत गतिहीन सिल्वर विंग फ्लाइंग चींटी के सिर से टकरा गया। झो वेन घूम गया और पीछे हट गया, लेकिन रक्त रंग के अवतार में इतनी ताकत नहीं थी कि वह एक शिखर पौराणिक प्राणी को रोक सके। झो वेन अंततः बहुत देर से पीछे हटे थे। उसका पीछा किए बिना दानव जनरल दानव घोड़े की पीठ पर बैठ गया और अजीब भाला फेंक दिया। धधकती हुई ज्वाला ने आकाश को चीर डाला और समय पर चकमा दिए बिना रक्त रंग अवतार को युद्ध के मैदान में रेतीली जमीन पर गिरा दिया गया। स्क्रीन काली हो गई। अध्याय 79 पागल पीसना। कितना भयानक। झो वेन को उदासी महसूस नहीं हुई। इसके बजाय उसकी उंगली चमक उठी क्योंकि वह उत्साह से भर गया था। सिल्वर विंग फ्लाइंग एंट के आंकड़े पहले से ही दिग्गजों के बीच टॉप पर माने जाते थे। फिर भी इसे राक्षसी जनरल द्वारा मार डाला गया था। इतनी शक्तिशाली सेनाओं ने झो वेन को इसे प्राप्त करने के लिए उत्सुक बना दिया। राक्षसी जनरल के साथी जानवर हो या राक्षसी जनरल के आदिम ऊर्जा कौशल, वे दोनों अत्यधिक मूल्यवान थे। यह विशेष रूप से सहयोगात्मक सहायता के लिए जो सिल्वर विंग फ्लाइंग चींटी को खींचा जा सकता था। यह व्यावहारिक रूप से ईश्वरीय था। बिना किसी हिचकिचाहट के उन्होंने रक्तवर्ण अवतार को पुनर्जीवित करने के लिए अपना खून टपकाया। इसके बाद उन्होंने तुरंत टाइगर केज पास की ओर जाने का फैसला लिया। विशिष्ट राक्षसी सैनिकों का इसका कोई मतलब नहीं था। वह अपने पीछे विनाश का मंजर पूरे रास्ते अंदर घुसकर ठीक कर दिया गया। जल्द ही उनका सामना राक्षसी जनरल से हुआ जो घोड़े पर सवार होकर आया था। हालांकि ये राक्षसी जनरल कुछ अलग था जिसका पहली बार सामना हुआ था। हालांकि उन्होंने ब्लैक क्लॉव और वेलवेट परिधान बेचे थे, लेकिन इसकी कोई झलक नहीं थी। इसके अलावा यह एक काला घोड़ा और एक छोटा सा बच्चा था। वह जो हथियार संचालन वह एक साधारण भाला था। झो वेन को पता चला कि स्कूल की रणनीति में सामान्य राक्षसी जनरल का उल्लेख किया गया था। यह उनका देखा गया शब्द उत्कीर्ण डेमोन विधि जनरल से बिल्कुल अलग था। हालांकि एक साधारण राक्षसी जनरल काफी मजबूत था, लेकिन ये सिल्वर विंग फ्लाइंग एंट का मुकाबला नहीं था। लगभग 10 मिनट की लड़ाई के बाद वह मारा गया और उसने एक प्राइमर्डियल एनर्जी क्रिस्टल गिरा दिया। 15 मूल्य वाले प्राइमर्डियल एनर्जी क्रिस्टल ने झो वेन को उसकी सीमा तोड़ने में मदद नहीं की। 11 वर्ष की आयु में उनके संविधान के अलावा उनके अन्य आंकड़े 10 पर चरम पर थे। वह सीमा को पार करने में असमर्थ थे। झो वेन ने टाइगर केज पास की ओर बढ़ते हुए रक्त रंग के अवतार को नियंत्रित करना जारी रखा। वह उसके जितना करीब था, वहां उतने ही अधिक राक्षसी सैनिक थे। उनका सामना 2 राक्षसी जनरलों से हुआ, लेकिन उन्होंने कुछ भी उल्लेखनीय नहीं छोड़ा। जब टाइगर केज पास के शहर के द्वार दिखाई दे रहे थे, झो वेन ने आगे बढ़ना जारी रखना चाहा, तभी उसने एक धनुष की टंकार सुनी। टाइगर केज दर्रे से बिजली की तरह एक तीर निकला, जिसने तुरंत रक्तरंजित अवतार को मार डाला। क्या बकवास है। ट्रुथ लिसनर ईयरिंग की बदौलत झो वेन धनुष की प्रत्यंचा की टंकार सुनने में सक्षम था, लेकिन वह ये देखने में कामयाब नहीं हुआ कि तीर किसने मारा था, न ही वह समय पर इसे चकमा देने में सक्षम था। इस तरह के परिणाम ने स्पष्ट रूप से उसे संतुष्ट नहीं किया। उसने अपना खून बहाया और फिर से खेल में प्रवेश किया, लेकिन इस बार उसने टाइगर केज पास में प्रवेश नहीं किया, बल्कि पहले एंट नेस्ट, प्राचीन इंपीरियल सिटी और अंडरग्राउंड बुद्धा सिटी में प्रवेश किया। एक बार सिल्वर विंग फ्लाइंग चींटी, स्केलेटन जनरल और उत्परिवर्तित बुद्ध हॉटलोट्स को मारने के बाद वह टाइगर केज पास की ओर चला गया। वह फिर से एक शब्द उत्कीर्ण राक्षसी जनरल का सामना करने में विफल रहा और केवल 2 सामान्य लोगों का सामना किया।
उन्हें मारने के बाद जब वह टाइगर केज पास के पास जाने की कोशिश कर रहा था तो तीर से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। वह अभी भी ये पहचानने में असफल रहा कि रक्तरंजित अवतार की हत्या किसने की थी। खेल में तुरंत प्रवेश किए बिना झोउ वेन ने स्कूल के ऑनलाइन डेटाबेस की जांच की और टाइगर केज पास के बारे में जानकारी का विस्तार से अध्ययन किया। बहुत सारी जानकारी थी, लेकिन शब्द उत्कीर्ण डिमोनाइज्ड जनरल के संबंध में बहुत कम जानकारी थी। ये केवल उल्लेख किया गया था कि टाइगर केज पास के बाहर कभी कभी उनका सामना होता था और यह बहुत ही दुर्लभ था, यहाँ तक कि 1 या 2 महीने तक कोई भी दिखाई नहीं देता था। इसके अलावा ऐसे कई बड़े लोग थे जिनकी नज़र शब्द उत्कीर्ण राक्षसी जनरलों पर थी। ऐसा कहा गया था कि उनकी आदिम ऊर्जा कौशल बहुत मूल्यवान थी, लेकिन झोउ वेन उस संबंध में कोई जानकारी प्राप्त करने में सफल नहीं हुए। टाइगर केज पास के अंदर क्या था? एक महाकाव्य मंच विशेषज्ञ एक बार अंदर भाग गया था, लेकिन गंभीर चोटों के साथ बच गया। आज तक मानवता ने टाइगर केज पास आयामी क्षेत्र को साफ नहीं किया है। टाइगर केज पास के बाहर 2500 मीटर का क्षेत्र निषिद्ध क्षेत्र माना जाता था। विशिष्ट छात्रों और शिक्षकों को प्रवेश की मनाही थी और अगर वहां कोई दुर्घटना घटती तो इसके लिए वे स्वयं ही दोषी होते। शब्द उत्कीर्ण दानवीकृत जनरलों की विस्तृत जानकारी प्राप्त किए बिना झोउ वेन ने फिर से प्रयास किया। टाइगर केज पास के बाहर किसी से मुठभेड़ के प्रयास में उसने खुद को पुनर्जीवित करने के लिए फिर से अपना खून बहाया। हालांकि हर बार टाइगर केज पास की ओर जाने से पहले वह सिल्वर विंग्ड फ्लाइंग चीटी, स्केलेटन जनरल और उत्परिवर्तित बुद्ध हॉटलोट्स को मार देता था। एक प्रसिद्ध साथी अंडा गिरा और सामान्य साथी अंडा भी गिरा। वे सभी चांदी के पंखों वाली उड़ने वाली चींटी और सत्य श्रोता को भोजन के रूप में दिए गए थे। सत्य श्रोता को भी भोजन की आवश्यकता थी, लेकिन वह अचार युक्त था। ये केवल साथी अंडे खाता था और उसे इंक्यूबेटेड साथी जानवरों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। इसने इसे सिल्वर विंग फ्लाइंग चींटी से अलग बना दिया। डिंग। अगले कुछ दिनों तक झोउ वेन पागलों की तरह पीसता रहा। एक बार फिर उत्परिवर्तित बुद्ध हृदय कमल को मारने के बाद एक उत्परिवर्तित बुद्ध हृदय कमल क्रिस्टल गिरा, एक मौलिक ऊर्जा कौशल क्रिस्टल। यह उत्परिवर्तित बुद्ध हॉट लोट्स कंपेनियन अंडे से भी दुर्लभ था। उनमें से 3 को वह पहले ही गिरा चुका था, लेकिन उत्परिवर्तित बुद्ध हॉट लोट्स के प्राइमर्डियल एनर्जी स्किल क्रिस्टल में केवल एक बूंद थी। मेरे पास पहले से ही रक्त ध्यान है। मुझे उम्मीद है कि इस बार भी स्थिति वैसी नहीं होगी। झोउ वेन ने प्राइमर्डियल एनर्जी स्किल क्रिस्टल को ध्यान से देखा। आंकड़े। उत्परिवर्तित बुद्ध हृदय कमल, कमल फूल बुद्ध शरीर रैंक 9। झोउ वेन की आंखें चमक उठी क्योंकि उन्होंने खून के रंग के अवतार को इसके साथ मिलाने में कोई संकोच नहीं किया। लोट्स फ्लावर बुद्धा बॉडी रक्त पैटर्न वाले बुद्ध हॉट लोट्स की सुरक्षात्मक मौलिक ऊर्जा कौशल थी और इसके अलावा ये रैंक 9 थी। झोउ वेन और अधिक नहीं मांग सकता था। शुक्र है, बुद्ध प्रकार की मौलिक ऊर्जा कौशल अपेक्षाकृत हल्की थी। हालांकि यह पौराणिक स्तर पर था, लेकिन इसने झोउ वेन के शरीर पर अत्यधिक बोझ नहीं डाला। इसने उन्हें रैंक 9 लोट्स फ्लावर बुद्ध बॉडी को सफलतापूर्वक प्राप्त करने की अनुमति दी। जब झोउ वेन ने इसे प्रसारित करने का प्रयास किया तो हल्के रक्त पैटर्न ने तुरंत उसकी त्वचा को प्रभावित किया। उन्होंने उसके पूरे शरीर को फूलों की पंखुड़ियों से ढक दिया, जैसे कि बुद्ध का एक पहलू उसके भीतर छिपा हो। लोट्स फ्लावर बुद्धा बॉडी ने हर सेकंड एक मौलिक ऊर्जा बिंदु खर्च किया, इसलिए उसे केवल 10 सेकंड के लिए इसका उपयोग करने की अनुमति दी गई। यह इस शर्त पर था कि वह किसी अन्य मौलिक ऊर्जा कौशल का उपयोग नहीं करता था। यह मौलिक ऊर्जा कौशल हर तरह से अच्छा है, लेकिन इसका खर्च बहुत अधिक है, झोउ वेन ने एक अतिरिक्त इच्छा के साथ सोचा। उन्होंने अपने नए निपुण कौशल को आजमाने के लिए खेल में प्रवेश किया और महसूस किया कि उन्होंने मूल रूप से उसी नश्वर चरण में राक्षसी सैनिकों के हमलों के खिलाफ अजेयता हासिल कर ली है। उनकी रक्षात्मक ताकत वास्तव में बहुत अच्छी थी। ये सामान्य राक्षसी जनरलों के हमलों का भी बचाव कर सकता है यदि वे प्राइमर्डियल एनर्जी कौशल का उपयोग नहीं करते हैं। यदि वे एक का उपयोग करते तो लोट्स फ्लावर बुद्धा बॉडी इससे बचाव करने में सक्षम नहीं थी, लेकिन फिर भी इसने उन्हें तुरंत मारे जाने से रोक दिया। निस्संदेह यह इस शर्त पर था कि सामान्य राक्षसी जनरल खून के रंग के अवतार पर हमला कर सकते थे। वास्तव में चांदी के पंखों वाली उड़ने वाली चींटी द्वारा बनाए गए चांदी के पंखों के साथ सामान्य दानव जनरल रक्त रंग के अवतार को छूने में असमर्थ थे। जहां तक टाइगर केज पास से निकले तीर की बात है, वह अभी भी उसके शरीर में घुसने में सक्षम था। लोट्स फ्लावर बुद्धा बॉडी की रक्षात्मक शक्तियां पेपरमाचे की तरह थीं जो कोई स्पष्ट प्रभाव नहीं दिखाती थीं। यहां तक कि सिल्वर विंग फ्लैश ने भी उसे इससे बचने में मदद नहीं की। टाइगर केज पास से तीर चलाने वाला संभवतः एक महाकाव्य आयामी प्राणी है।
झो वेन ने अब टाइगर केज पास के पास जाने की हिम्मत नहीं की और परिधि में केवल राक्षसी जनरलों की तलाश की। उन्होंने टाइगर केज पास को अनगिनत बार कुचला और एक बार टाइगर केज पास के पास पहुंचने के कुछ ही समय बाद उन्हें एक लाल घोड़े का सामना करना पड़ा। उस पर सवार राक्षसी जनरल हट्टा कट्टा और लंबा था। पोसीडॉन के त्रिशूल जैसा दिखने वाला इसका अजीब भाला ध्यान खींचने वाला था। इसके हेलमेट पर एक शब्द खुदा हुआ था, जिससे ये शब्द खुदा हुआ डिमोनाइज्ड जनरल बन गया, जिसे झो वेन ढूंढने की बहुत कोशिश कर रहा था। हालांकि ध्यान से निरीक्षण करने पर वह दंग रह गई। ऐसा इसलिए था क्योंकि दृश्य शब्द अलग था जो उसने पहली बार देखा था। अध्याय 80 राक्षसी जनरल से फिर से युद्ध। पिछली बार जब यू वेन ने मॉन्स्टरी जनरल को देखा था तो उसके समकक्ष पेपर शब्द खुदा हुआ था। इस बार ये पेपर नहीं बल्कि ब्लेड था। ये कागज था और अब ये ब्लेड है। मुझे मत बताओ कि अगला रॉक क्या है। हालांकि उसे पता नहीं था कि वे अलग अलग क्यों थे, फिर भी उसने अपनी मंजूरी का पालन किया। उन्होंने परिवर्तित लंका चींटी, चांदी की दीवार वाली उड़ने वाली चींटी और सत्य श्रोता को रक्त रंग के अवतार में मिला दिया और एक पूर्ण शक्ति रिवाल्वर के लिए तैयार किया। हालांकि राक्षसी जनरल मजबूत था, सिल्वर विंड फ्लाइंग चिंटी फ्लोरिडा नहीं था, खासकर जब बात स्पीड की हो। ये निश्चित रूप से किसी भी पौराणिक जीव से भिन्न नहीं था। मॉन्स्टरी जनरल का हमला उसी के समान था जिसका पहली बार सामना करना पड़ा था। उसके हाथ में अजीब भाला धधकती लैपटॉप के साथ बह गया था, लेकिन जो विन फ्लॉकर उसे चकमा देने में असफल रहा। जब वह अजीब भाले के युद्ध से बच गया तो उसे खुशी नहीं हुई। वह राक्षसी जनरल के बाएं हाथ को ध्यान से देख रहा है। असल में भला फेल होने के बाद मॉन्स्टरी जनरल ने अपना बाएं हाथ उठाया, जैसा कि झो वेन ने उम्मीद की थी। हालांकि उन्हें आश्चर्य हुआ कि राक्षसी जनरल ने खून के अवतार को नहीं खोदा। इसके बजाय उसने अपनी हथेली को एक ब्लेड में बदल दिया और उस पर घुमाया। पुरानी लाल ब्लेड वाली आहा एक विचित्र दृश्य की तरह फट गई, जिसने तुरंत रक्त रंग के अवतार के कमर को चीर दिया। एक ऐसा हमला जिसे सिल्वर के पंख भी चकमा देने में अभागे थे। ब्लेड की आहा रक्तरंजित अवतार की कमर के पार चमकती हुई उसे 2 पूडल में काट दिया गया है। फिर यह आकाश से गिर गया और स्क्रीन काली हो गई। जब झो वेन ने काली स्क्रीन देखी तो वह भ्रमित हो गया। पेपर के बाएं हाथ की तकनीक सेक्शन है, जबकि ब्लेड में ब्लेड की आहा बिजली की तरह तेज होती है। यदि रॉक है तो क्या यह एक शक्तिशाली मुक्का होगा जो दूर से युद्ध करेगा? उसने तत्काल रक्त रंग वाले अवतार को पुनर्जीवित करने का प्रयास नहीं किया। उन्होंने युद्ध पर ध्यान से विचार किया और तुरंत महसूस किया कि केवल सिल्वर वाइन फ्लाइंग चिंटी के साथ पेपर डेमन इंजीनियरिंग जनरल को प्रभावित करने की संभावना नहीं थी। हालांकि उसके पास ब्लेड डिमोन्स जनरल को जीतने का मौका था। पेपर डेमोनाइज्ड जनरल की हथेली की सक्शन शक्ति कुछ ऐसी थी जिसे सिल्वर विंग फ्लाइंग चींटी टाल नहीं सकती थी। हालांकि अगर सिल्वर विंग फ्लाइंग एंट का सही तरीके से उपयोग किया गया तो ब्लेड डेमोनाइज्ड जनरल की बेहद तेज ब्लेड आभा से बचा जा सकता था। इसका मतलब ये भी था कि झो वेन के पास एक ब्लेड डेमोनाइज्ड जनरल को मारने का मौका था। ऐसा तब हुआ जब सिल्वर विंग फ्लाइंग चींटी अकेले लड़ी। यदि यह रक्त रंग के अवतार के साथ एक साथी रूप में जुड़ जाता तो इसकी संभावना शून्य थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि अपने साथी रूप में सिल्वर विंग फ्लाइंग चींटी अपनी प्रतिभा कौशल का उपयोग करने में असमर्थ थी। और चूंकि झो वेन के पास सिल्वर विंग फ्लाइंग एंट प्रिमोडियल एनर्जी स्किल ड्रॉप नहीं था, इसलिए वह ऐसे उड़ान सक्षम कौशल का उपयोग करने में सक्षम नहीं था। इसलिए फ्यूशन के बाद उसने अपना लाभ खो दिया। स्वर्ग, मुझ पर अपनी कृपा दिखाओ। मुझे फिर से एक ब्लेड डेमोनाइज्ड जनरल से मिलने दो। झो वेन ने एक बार फिर कालकोठरी में प्रवेश किया, लेकिन भाग्य स्पष्ट रूप से उसके पक्ष में नहीं था। बार बार पीसने के बाद उन्हें टाइगर केज पास के बाहर किसी भी शब्द उत्कीर्णित जनरल का सामना नहीं करना पड़ा। उन्होंने कक्षा में उपस्थित हुए बिना अपने छात्रावास में कई दिन पीसने में बिताए। टाइगर केज पास पर परीक्षण पूरा करने के लिए उन्हें आमंत्रित करने की उम्मीद में ली हुआन ने कई बार उनसे मुलाकात की, लेकिन झो वेन किसी बहाने से मना कर देते थे। वांग फी ने गुप्त रूप से लगातार अपने छात्रों की निगरानी की और पाया कि अधिकांश छात्रों ने लगन से अपना शोध किया था और टाइगर केज पास पर राक्षसी जनरल को मारने का प्रयास करने के लिए टीमों का गठन किया था। ली हुआन और झो वेन कक्षा में एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने कुछ भी नहीं किया। टाइगर केज पास की उनकी पहली यात्रा को छोड़कर उन्हें दोबारा कभी नहीं देखा गया था। नहीं, मैं ली हुआन को नजरअंदाज कर सकता हूं, लेकिन झो वेन क्या कर रहा है? वह मिशन पूरा करने के लिए टाइगर केज पास की और क्यों नहीं गया? वांग फी झो वेन के बारे में काफी उत्सुक थे। वो यांग लैन के साथ उसके अच्छे संबंध थे और वह जानती थी कि एक मां के रूप में वह कितनी गौरवान्वित और स्नेही थी।
यहाँ तक कि युयांग लैन जैसी महिला ने भी झोउ वेन को बहुत उच्च मूल्यांकन दिया था और यहाँ तक कि झोउ वेन को वे अधिकार भी दिए थे जो एन जिनके होने चाहिए थे। इससे वांग फी की जिज्ञासा बढ़ गई थी। झोउ वेन ने उत्परिवर्तित बुद्ध हॉटलोट्स की हत्या में अपनी भागीदारी में प्रभावशाली क्षमता का प्रदर्शन किया था, इसलिए इससे उसकी जिज्ञासा और गहरी हो गई। अगर झोउ वेन ने बिना किसी उपद्रव के टाइगर केज पास पर मिशन पूरा कर लिया होता तो वह इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचती, लेकिन कई दिनों तक उसकी ओर से कुछ नहीं हुआ। इसने उसे और भी अधिक उत्सुक कर दिया। वांग फे स्पष्ट रूप से एक धैर्यवान व्यक्ति नहीं थे। चूंकि वह उत्सुक थी, उसने झोउ वेन से मिलने उसके छात्रावास में जाने का फैसला किया, ये देखने के लिए कि वह क्या कर रहा है। और लुओयांग शहर के एक विशेष हिस्से के एक कमरे में लिज गिरफ्तारी वारंट के साथ उत्साहपूर्वक कियाओ सियुआन के पास आई। मंत्री कियाओ, गिरफ्तारी वारंट दे दिया गया है, क्या हम तत्काल कार्रवाई करेंगे? कियाओ सियुआन ने थोड़ा सिर हिलाया। कुछ लोगों को सनसेट कॉलेज ले जाओ। हालांकि गिरफ्तारी वारंट का उपयोग न करें। जांच में सहायता दिलाने की आड़ में स्कूल को झोउ वेन को लाने के लिए कहें। यदि वह सहयोग कर रहा है तो उसे वापस ले आओ। यदि नहीं तो आपको वारंट का उपयोग करना होगा। जब आप ऐसा करें तो बहुत से लोगों का ध्यान आकर्षित न करने का प्रयास करें, विशेषकर एक परिवार का। मंत्री जी, निश्चिंत रहें। मुझे पता है कि क्या करने की जरूरत है। मैं निश्चित रूप से झोउ वेन को वापस लाऊंगा, लिज ने आत्मविश्वास से कहा। फिर जाओ, जल्दी वापस आना, हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। एक परिवार द्वारा किसी को भेजने से पहले हमें वह सब जानना होगा जो हमें जानना आवश्यक है, इसलिए ये तेज होना चाहिए, कियाओ सियुआन ने एक बार फिर प्रोत्साहित किया। लिज ने आदेश का पालन किया और पुरुषों को सनसेट कॉलेज ले गया। फिर जांच में सहायता के लिए झोउ वेन की आवश्यकता के नाम पर वह स्कूल के प्रबंध कुलपति से मिली। यदि वे साधारण पुलिस होते तो शायद प्रबंध कुलपति से नहीं मिल पाते। हालांकि विशेष निरीक्षक ब्यूरो में होने के कारण लिज को एक बैठक की अनुमति मिल गई। लीग में विशेष निरीक्षक ब्यूरो से हर कोई डरता था और उससे नफरत करता था। हालांकि कुलपति खुद को लिज एंड कंपनी के साथ शामिल नहीं करना चाहते थे, लेकिन उनके पास उनसे बात करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। पूरी लीग कई उच्च रैंकिंग अधिकारियों के बारे में जानती थी जिनकी विशेष निरीक्षक ब्यूरो में प्रवेश के बाद उनकी प्रतिष्ठा बर्बाद हो गई थी। यदि इस ब्यूरो द्वारा किसी को निशाना बनाया गया तो गंभीर क्षति या मृत्यु भी निश्चित थी। चांसलर, निश्चिंत रहें, हम बस कुछ जानकारी प्रदान करने के लिए कुछ गवाहों को आमंत्रित करना चाहते हैं। इसमें इन छात्रों का बहुत अधिक समय नहीं लगेगा, लिज ने मुस्कुराते हुए कहा। प्रबंध कुलपति की मेज पर नामों की एक सूची थी जिसमें कुल 6 नाम थे। वे सभी सनसेट कॉलेज के छात्र थे, लेकिन उनमें से 5 तो महज एक छलावा थे। झोउ वेन वह व्यक्ति थी जिसे वह वास्तव में चाहती थी। तो ठीक है, प्रबंध कुलपति ऐसी छोटी छोटी बातों के कारण विशेष निरीक्षक ब्यूरो को नाराज नहीं करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने अपने सचिव से सूची में शामिल छात्रों को बुलाने के लिए कहा। झोउ वेन अपने लैपटॉप में खेल रहा था जब उसे स्कूल के सरकारी भवन में जाने का नोटिस मिला। उन्हें ये बात कोई आपत्ति नहीं थी कि चांसलर उन्हें क्यों बुला रहे हैं। दरवाजा खटखटाया और कार्यालय में प्रवेश करते समय उसने तुरंत लिज को देखा जो घर में चाय पी रही थी। उसे तुरंत पता चल गया कि चीजें अच्छी नहीं थीं, लेकिन उसे पता चला कि वे स्थानांतरित थीं। वह बस उसे किसी का नाटक नहीं कर सकता था और शांति से अंदर चला सकता था।